हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार हाई-फाई ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे रसायन विज्ञान में। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल और ईथर। मैंने आप लोगों को इसमें से अल्कोहल पढ़ा दिया, फिनोल पढ़ा दिया। फिनोल के हमने भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब देख लिए। जितने रिएक्शन पेपर में आ सकती थी मैंने सब कराए हैं आप लोगों को। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो ईथर का अध्ययन करेंगे। ईथर क्या होगा, ठीक है। तो बस हम ईथर की शुरुआत करते हैं। शुरू से हम देखेंगे ईथर किसे कहेंगे, कितने प्रकार के ईथर होंगे और कौन कौन से ईथर हमें रिएक्शन देंगे, कौन कौन से हमें रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकती है, वही कराऊंगा। उससे बाहर कुछ नहीं कराऊंगा। आप लोगों को बुक रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हाँ इतना कुछ रट लो या के.एन. शर्मा की बुक रट लो या फिर उसकी बुक रट लो। कुछ नहीं रटना। आप लोगों को जितना मैं पढ़ा रहा वही मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके कोर्स में। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। और इससे पहले जो मैंने लेक्चर पढ़ा रखे हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने लगाए हुए हैं। आप वहां से विजिट करके मेरे पहले लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज की क्लास का। आज हम पढ़ने वाले हैं ईथर। ईथर क्या होते हैं भाई? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा आप लोगों को पता होना चाहिए। ईथर की परिभाषा क्या है? किसी ने पूछ लिया, पेपर में तो आती नहीं है ये परिभाषा क्या होगी, लेकिन किसी ने पूछ लिया कि ईथर क्या होंगे, तो वो ईथर क्या होंगे वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईथर की परिभाषा है क्या। तो ईथर की परिभाषा वे यौगिक कौन से जिनमें ऑक्सीजन की संयोजकता, वे यौगिक कौन से भाई यौगिक? वे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता है, ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं। कितनी संयोजकता भाई? ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से। किस समूह से भाई? एल्किल समूह से संतुष्ट होती हैं। एल्किल समूह से संतुष्ट होती हैं। क्या कहलाएंगे हमारे? क्या कहलाएंगे हमारे भाई? ईथर कहलाएंगे। जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ये मैंने ऑक्सीजन लिया, इस ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर मैं क्या लगा दूं? यहाँ पर CH3 लगा दूं, यहाँ पर भी CH3 लगा दूं, तो ये क्या बन गया हमारा? ये एक ईथर बन चुका है। क्या बन गया भाई? ये एक ईथर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं जब एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होंगी तो वे सभी के सभी यौगिक क्या कहलाएंगे हमारे? ईथर कहलाएंगे, ठीक है। वे यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होती है क्या कहलाएंगे? ईथर कहलाएंगे। मुझे लगा आप लोगों की समझ में आ चुका होगा ईथर क्या होंगे। अब हम ईथर का वर्गीकरण करते हैं, कितने भागों में हमने ईथर को बांटा है। अब ध्यान से देखना जरा, हमने परिभाषा तो बता दी भाई कि ईथर ये होंगे जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता पर एल्किल समूह लगे होंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे हमारे? ईथर कहलाएंगे। अब ईथर जो होते हैं ना, ईथर वो दो प्रकार के होते हैं। ईथर क्या होंगे भाई? ईथर हमेशा दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से दो प्रकार के, कौन कौन से होंगे भाई? एक तो होता है हमारा सम्मित ईथर, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, या हम इसे बोलते हैं हमारा कौन सा होगा? सरल ईथर, ठीक है। एक तो होता है सम्मित ईथर या सरल ईथर, दूसरा होता है असम्मित ईथर, या फिर क्या बोलते हैं उसे हम? या बोलते हैं मिश्रित ईथर। क्या बोल लेंगे भाई? मिश्रित ईथर। अब इसकी परिभाषा भी एग्जाम बोर्ड में नहीं आती, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए सरल ईथर क्या होंगे और मिश्रित ईथर क्या होंगे। अब सरल ईथर की अगर मैं बात करूं तो जिस ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर क्या होगा? समान एल्किल समूह लगा होगा। वे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर समान एल्किल समूह लगा होगा वो कहलाएंगे हमारे सरल ईथर। क्या कहलाएंगे भाई? वो कहलाएंगे हमारे सरल ईथर। चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इस
ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर समान एल्किल समूह लगे हैं। ठीक है, क्या लगे हैं? समान एल्किल समूह। C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, क्या हुआ कि समान एल्किल समूह लगे हैं। तो ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर समान एल्किल समूह लगे होंगे वो हमारे सरल ईथर या सममित ईथर कहलाते हैं। इसका नाम होगा तुम्हारा डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर है ये हमारा, डाईमेथिल ईथर। और ये क्या है भाई? ये डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। ठीक है, डाई मैथिल ईथर और डाई एथिल ईथर। अगर मैं बात करूं ईथर श्रेणी का प्रथम सदस्य, ईथर श्रेणी का प्रथम सदस्य ये है हमारा। ठीक है, कौन सा है? डाई मैथिल ईथर, ईथर श्रेणी का प्रथम सदस्य है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी तो ये हमारे ईथर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईथर जो है जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं आगे की क्लास में, वो हमारा डाई एथिल ईथर है। कौन सा ईथर है? डाई एथिल ईथर। क्यों? क्योंकि देखो डाई एथिल ईथर एक ऐसा यौगिक है जो बहुत अधिक वाष्पशील है, यानी कि ये क्या करता है? अभिक्रियाएं तेजी से करता है। लेकिन ईथर श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? डाई मैथिल ईथर। इसे हम IUPAC नाम मेथोक्सी मेथेन भी बोलते हैं। मेथोक्सी मेथेन इसे IUPAC में बोलते हैं, मेथोक्सी मीथेन। ठीक है, इसे भी ऐसे बोल लेंगे, एथोक्सी एथेन बोल लेंगे। तो ठीक है, मैं आगे की इसमें बताऊंगा अभी आप लोगों को। आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जिसमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह, समान एल्किल समूह लगे होंगे वो सरल ईथर कहलाओगे या सममित ईथर कहलाओगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देख लेंगे हम असम्मित ईथर। असम्मित ईथर क्या होंगे? असम्मित ईथर, अभी देखो यहाँ पर मैंने कहा कि समान एल्किल समूह लगे होंगे तो हमारा क्या होगा? सरल ईथर या सम्मित ईथर। ये और असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर उसे बोल लेंगे हम जिस पर क्या होंगे? अलग अलग एल्किल समूह लगे होंगे। जिस पर क्या लगे होंगे भाई? अलग अलग एल्किल समूह लगे होंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये क्या है? ये इस पर ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर अलग अलग एल्किल समूह आ गए। क्या आ गए भाई? अलग अलग एल्किल समूह आ गए, इसलिए ये क्या हो गया? मेरा मिश्रित ईथर हो गया। कौन सा ईथर भाई? मिश्रित ईथर हो गया। ठीक है, इसका नाम होगा यहाँ पर क्या? मेथोक्सी एथेन। मेथोक्सी एथेन बोल लेंगे भाई, हम क्या बोल लेंगे? मेथोक्सी एथेन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? मिश्रित ईथर का सूत्र हो गया। और देखते हैं हम, और भी हो सकता है। मैं जैसे मैंने लिखा यहाँ पे C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मुझे नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या नाम है इसका। ये भी हमारा क्या हो गया? मिश्रित ईथर में आ गया। ये तो देखो यहाँ पर फेनिल लगा हुआ है, बेंजीन का रिंग लगी हुई है, O के साथ में CH3 आ गया। तो इसका नाम होगा कुछ NCERT की बुक में लिखा हुआ है। अगर आप इसका नाम जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये था हमारे ईथर। दो प्रकार के मैंने आप लोगों को ईथर पढ़ाए हैं। कौन कौन से? एक तो सरल ईथर या सम्मित ईथर पढ़ाए मैंने, फिर दूसरा मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर। दोनों टाइप आप की समझ में आ गए होंगे। अब हम ईथर बनाने की विधि का वर्णन करेंगे। ईथर हम किस प्रकार से बनाएंगे? देखो, मैंने इससे पहले वाले जो हमारे टॉपिक थे जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था किस प्रकार हम क्या बनाएंगे? ईथर बना सकते हैं। ठीक है, वहां पर एक रिएक्शन आई थी कि हम किस प्रकार से ईथर का निर्माण कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं भाई आज की क्लास, क्योंकि हमें पढ़ना है क्या? ईथर। और ईथर में हमें बनाना है कौन सा? हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट ईथर है, मैंने अभी अभी आपको बताया मोस्ट इंपोर्टेंट ईथर कौन सा है? डाई एथिल ईथर। हम इस डाई एथिल ईथर का ही अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई।
तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखो, डाई एथिल ईथर का अध्ययन करेंगे हम। डाई एथिल ईथर किस प्रकार से आप बनाएंगे, केवल आप लोगों के कोर्स में यही है, डाई एथिल ईथर ही। और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो भी हमारा कौन सा है, डाई एथिल ईथर ही है। केवल इसके बारे में अध्ययन करना हमें, इसकी प्रयोगशाला विधि, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण, इसके उपयोग, सब इसी के बारे में अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं भाई। प्रयोगशाला में किस प्रकार आप ईथर का निर्माण करेंगे, तो वो है प्रयोगशाला विधि भी बोल दे इसे, या विलियमसन संश्लेषण विधि भी बोल देते हैं। दोनों एक ही है कि विलियमसन संश्लेषण विधि भी यही है, प्रयोगशाला विधि भी यही है। हम क्या करते हैं, हमने देखा यहाँ पर C2H5ONa, तो क्या है, सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ हमने गर्म कर दिया। सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर हमारा बनेगा क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, और यहाँ से बाहर हो जाएगा NaI, बाहर हो जाएगी यहाँ से। तो इसका क्या नाम है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका नाम है हमारा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर हमारा क्या है, नाम है। तो इस प्रकार आप संश्लेषण विधि द्वारा, विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ईथर का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी विधि देखेंगे अब। यहाँ पर हम दूसरी विधि है हमारी, कौन सी दूसरी विधि है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एथिल आयोडाइड को, एथिल क्या करेंगे, एथिल आयोडाइड को C2H5I को हम क्या करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे। किसके साथ गर्म करेंगे भाई, सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे। अब बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर देख लेंगे भाई, सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र होता है Ag2O। इसे हम क्या कहते हैं, सिल्वर ऑक्साइड। जैसे ही मैंने एथिल आयोडाइड की सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाई, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगी मुझे क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगी एक चीज, Ag और I बाहर हो जाएगी, तो 2AgI इसमें से क्या हो गई, बाहर होगी। ठीक है, तो इससे भी हमें क्या मिल गया, देखो ये मिल गया हमें क्या, यहाँ पर डाई एथिल ईथर मिल गया। एक रिएक्शन जो मैंने आप लोगों को अल्कोहल वाले चैप्टर में कराई थी, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट बताई थी मैंने कहा था कि जब हम अल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा, वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे, तब हमें यहाँ पर एक रिएक्शन मिलेगी, वो कहते हैं हम डाई एथिल ईथर। लेकिन मुझे ताप बता दीजिए आप, ताप क्या होगा, कितना ताप मुझे लेना चाहिए, क्या साधारण ताप लूँ, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लूँ या 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लूँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कितना मुझे ताप लेना है। ठीक है, चलिए हम रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी कि एथिल अल्कोहल C2H5OH की क्रिया मैंने क्या कराई, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, सांद्र H2SO4 से कराई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, अगर साधारण ताप है तो वहाँ पर क्रिया होती थी क्या, यहाँ बनता था C2H5HSO4, क्या बनता था भाई, HSO4 बनता था, और H2O हो जाता है इसमें से बाहर। ये साधारण ताप पर क्रिया थी। लेकिन अब जो ये बड़ा मेरे पास में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, इसे हमने एथिल अल्कोहल के अधिक्य में, किसके अधिक्य में भाई, एथिल अल्कोहल के अधिक्य में 170 डिग्री, नहीं दोस्तों 170 नहीं होगा, कितना, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर दो। 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ये हमारी बन जाएगी डाई एथिल ईथर बन जाएगी, और यहाँ से H2SO4 क्या हो जाएगा बाहर, सेम टू सेम, जैसे जहां पर H2SO4 लिया था वो जो का तो क्या हो गया बाहर, और क्या मिली यहां से हमें, डाई एथिल ईथर यहां से प्राप्त हो गई। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे भाई इस अभिक्रिया को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम इसके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे कि भौतिक गुण किस प्रकार से इसके भौतिक गुण होंगे। इसके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे हम, ईथर के भौतिक गुण किस प्रकार से होंगे, कैसे कैसे इसके भौतिक गुण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह मीठी गंध वाला क्या है, वाष्पशील द्रव है। यह मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव है, जल में अविलय है। इसे हथेली पर रख देने से
ठंडक का अनुभव होता है। क्यों होगा ठंडक का अनुभव? क्योंकि ये वाष्पशील है। अब ये वाष्पशील है तो इसका मतलब जब हम इसे हथेली पर रखेंगे तो हथेली पर रखने पर से क्या होगा, ये अपने आसपास की ऊर्जा इकट्ठी करेगा और क्या हो जाएगा, वाष्प रूप में बदल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वाष्प रूप में बदला तो जहां से इसने उष्मा ली थी वहां पर ठंडक का अनुभव करेगा यो। ठीक है, तो इसलिए हथेली पर रख देने से ठंडक का अनुभव होता है। और ध्यान दीजिए, इसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। क्या आ जाएगी भाई? इसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म नहीं है। ये भी याद रखना, ये क्या नहीं है, ये क्लोरोफॉर्म नहीं है। इसे सूंघने से बेहोशी आ जाती है लेकिन ये क्लोरोफॉर्म नहीं है। इसका उपयोग भी शल्य चिकित्सा में किया जाता है। जैसे हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं शल्य चिकित्सा के रूप में, ऐसे ही इस डाई एथिल ईथर का उपयोग भी शल्य चिकित्सा के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके भौतिक गुण रहे। ये जल में अविलय है, ये जल में घुलता नहीं है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ जितने भी हैं, कार्बनिक पदार्थों में विलायक का काम करता है। कार्बनिक पदार्थों में किसका? विलायक का काम करता है। इसका मतलब जितने भी हमारे क्या हैं कार्बनिक पदार्थ हैं अपने अंदर घोल देता है। कौन सा? डाई एथिल ईथर। इतना समझ में आया? अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया होगा। आप वीडियो को रोक रोक के या फिर दोबारा से देखकर इन सब चीज़ों को नोट कीजिए और देखिए कि कहाँ पर किस समीकरण को कैसे बनाया गया है, वो सब आप अध्ययन कर लेना। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बार बार जितनी बार आप उससे अपने हैंड से लिख कर देखेंगे उतना ही आपके दिमाग पर छपता चले जाएगा। दोस्तों देखना, आप इस प्रैक्टिस करना इस समीकरणों की। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री आपकी उतनी ही निखरती चली जाएगी। ठीक है, जो बच्चे केमिस्ट्री से भागते थे, केमिस्ट्री जिनकी समझ में नहीं आ रही है थी, वो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और दिखाइए कि ऐसे केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़नी है। इस प्रकार से आप लोगों को सारी चीज़ें याद रहेंगी। आप जितने अपने हैंड से लिखेंगे उतना ही आपके याद रहेगा। नहीं यकीन आता तो आजमा कर देख लो। 3 दिन आप किसी भी चीज़ को लगातार लिख दो, 3 दिन में आपके दिमाग में छप जाएगी, वो कभी आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, हमने अपने लेक्चर में या इससे पहले लेक्चर में बहुत कुछ मैंने बता रखा है। आप उनका बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और उनका सबका अध्ययन कीजिए। ठीक है, और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, हमने अपने चैनल पर फिजिक्स की एक टेस्ट सीरीज लगा रखी है। वहाँ पर पिछले पेपर जो आ रखे हैं, मोनो सर आपको उनका रिवीजन करा रहे हैं कि पिछले पेपर के क्वेश्चन को आप कैसे हल कर सकते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को क्या अप्रोच अपनानी है पेपर में, किस प्रकार से आप लोगों के नंबर लाने हैं। क्योंकि क्या है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो बच्चे की गलतियां ढूंढता है कि इस पेपर में इस क्वेश्चन में इसने ऐसी गलती की हुई है और यहाँ पर मैं इसके इस प्रकार से नंबर काटूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़िए, वहाँ पर फिजिक्स में एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरीके से समझाई हुई है कि आपके एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता, चाहते हुए भी नहीं काट सकता। आपके 100% मार्क्स आएंगे और उसका डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में लगाए हुए हैं। आप विजिट कीजिएगा, वहाँ से देखिए और बने रहिए हमारे साथ। निश्चित सफलता के लिए 100% मार्क्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू।